अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो जी, जानते हो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट में, यही ना, स्थिर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग उस पार्ट को स्टडी करते हैं जिसमें चार्ज स्थिर हो। ये जानना कि चार्ज जो है जब रुका हुआ होता है और जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, जब वो एक्सेलरेशन से चले, तो तीनों केस में उसका नेचर अलग अलग होता है। यानी स्थिर चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जो चार्ज चलता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और चार्ज में जब एक्सेलरेशन आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों प्रोड्यूस करता है। यानी हम लोग अभी जो पढ़ेंगे उसमें चार्ज को मोशन में नहीं लाएंगे, चार्ज रेस्ट में रहेगा। तो ठीक है, नीचे हेडिंग दिया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए इसके डिफिनीशन में लिख लें। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which it is branch of physics in which we study about the static charge particle स्टैटिक चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब देखो जी, पहले तो चार्ज है क्या? देखो, स्टार्ट में हम लोग जानते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट में मास होता है, चार्ज के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था। और वो भी न्यूटन का जब कंसेप्ट ग्रेविटेशन का आया तो न्यूटन यही बतलाए कि दो मास में अट्रैक्शन होता है, लेकिन मास बहुत कम रहे तो वो अट्रैक्शन पता भी नहीं चलता है। जैसे ही पेन है, मेरा हाथ है, नज़दीक रखेंगे तो क्या लगता है कि खींच रहा है? नहीं, वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया कि दो पार्टिकल को नज़दीक लाए और एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल कर दिया या स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लिया। तब हम लोग बोले कि इसके पास अगर मास ही का केवल प्रॉपर्टी होता तो मास के कारण तो कभी रिपल्सन नहीं होना है। तो ये रिपल्सन क्यों हुआ? एक दूसरी बात, अट्रैक्शन भी हुआ तो एकदम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हुआ, जबकि ग्रेविटेशन में तो कोई दो पार्टिकल हो तो कभी अट्रैक्शन पता ही नहीं चलता है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाले कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मास से डिफरेंट, क्योंकि मास ही के कारण अट्रैक्शन होता तो दो पार्टिकल कभी भी एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता। तो देखो, चार्ज को हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो ये बोलते हैं कि कोई भी पार्टिकल के उस प्रॉपर्टी जिसके कारण दो ऑब्जेक्ट, दो पार्टिकल एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है या स्ट्रांगली रिपेल करता है, एक हो गई। दूसरी बात, हम लोग बोलते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के कारण जब किसी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस पर फोर्स लगता है, उसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? चार्ज।
तो ठीक है, पहले चार्ज का डिफिनीशन लिख लिया जाए। लिखें, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच two bodies strongly attract due to which two bodies strongly attract or repel each other. In other words, charge is the property of body due to which body experiences force in electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया जाए। चार्ज उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसके कारण बॉडी को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। हालांकि आगे हम लोग सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पर तभी फोर्स लगता है जब चार्ज में मोशन होता है। रुका हुआ चार्ज पे कभी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, तो वो आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हाँ, ये बताया गया कि चार्ज अगर है तभी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। अब हम लोगों को सीखना है कि चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को पढ़ना है। कुछ प्रॉपर्टी जो है आप अच्छे से जानते हैं, जैसे आप लोग 9th-10th में भी पढ़े हैं कि चार्ज प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, यानी चार्ज का दो फॉर्म होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, अब बतलाओ, चार्ज वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? तो जाहिर है चार्ज का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, चार्ज में तो मैग्नीट्यूड ही है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर जो क्वांटिटी होता है उसको हम लोग अलजेब्रा के तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे तुमसे अगर कोई कहे इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 5 न्यूटन, नेट फोर्स कितना, तब तो वहाँ रिजल्टेंट निकाला जाता है ना, क्योंकि फोर्स वेक्टर है। लेकिन कोई कहे कि देखो इस पेन को हम दिए 2 कूलम, अब दे दिए 4 कूलम, तो टोटल कितना, तो 6 कूलम। यानी याद रखो, जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसको तुम अलजेब्रा के तरह ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो दो प्रॉपर्टी तो पढ़े, कौन कौन, पॉजिटिव एंड निगेटिव, स्केलर, इसीलिए अलजेब्रा के तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जानना कि पूरे यूनिवर्स में जो चार्ज कैरियर है, चार्ज का लेन देन जिसके माध्यम से होता है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसी के थ्रू चार्ज का लेन देन होता है। अगर किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ा दो, पॉजिटिवली चार्ज करना है प्रोटॉन का संख्या बढ़ा दो। और प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों का जो चार्ज है मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना जो है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है। याद रखना, कोई भी
ऑब्जेक्ट का चार्ज कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम नहीं हो सकता है। पॉजिटिव हो निगेटिव हो ये हो सकता है, लेकिन इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसे तुमसे कोई कहे देखो जी 2 ठो चार्ज बडी है, 1 मीटर के दूरी पर रखा हुआ है, दोनों के बीच कम से कम फोर्स क्या होगा? तो देखो दूरी तो फिक्स हो गया, तो समझ लो चार्ज जितने कम रहेगा फोर्स उतना ही कम होगा ना। तो कम से कम चार्ज क्या होगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा चाहे 1 प्रोटॉन का चार्ज। क्लियर है बात? तो ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखेंगे, नीचे हेडिंग दिया जाए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले बोलेंगे इट हैज 2 forms। इट हैज 2 forms, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक ना, ये 2 तरह का होगा, प्लस और माइनस। सेकेंड, it is a scalar quantity। A scalar quantity, hence it can be added or subtracted algebraically। पॉइंट में लिखें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर चार्ज कैरियर in universe। in universe, therefore minimum value of charge is equal to plus minus 1.6 10 to the power। यही हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम चार्ज पॉसिबल नहीं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को मुझे चार्ज देना है तो हम इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में देंगे या प्रोटॉन के फॉर्म में देंगे। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है यानी टोटल चार्ज 0 है तो इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। ये नहीं है कि ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, केवल न्यूट्रॉन से बना हुआ है, ऐसा नहीं है। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन हो तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो वैसे पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पार्टिकल। लेकिन जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो वो निगेटिवली चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रोटॉन हो गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, देखो जी एक टर्म है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ध्यान से समझना। देखो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है ना, इसी को बोला जाता है क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि जिस मिनिमम वैल्यू के थ्रू हम चार्ज को बढ़ा घटा सकते हैं। अब जैसे मान लो ये पेन न्यूट्रल है, हम बोले सुनो जी
इसको निगेटिवली चार्ज कर दो, भले वो कम से कम ही हो लेकिन कर दो, यानी 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। कोई कहा नहीं थोड़ा सा और बढ़ा दो, तो बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। लेकिन ये नहीं ना बोलोगे 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1.25 इलेक्ट्रॉन दे दो, नहीं। इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं होगा, जब होगा तो वो होल नंबर में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे तुम जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया इसका डबल 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो थोड़ा समझना, चार्ज का जो काउंटिंग है, या कहो चार्ज का अगर तुम टेबल पढ़ना चाहते हो, तो चार्ज जब भी होगा तो कम से कम इतना होगा या उसके बाद इतना होगा। इन दोनों के बीच में कोई नंबर लोगे, जैसे तुमसे कोई कहे कि 1.8 × 10⁻⁻19 कूलम, बोलो ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं? बोलेंगे नहीं, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर चार्ज इतना हुआ नहीं तो फिर इतना हो। अगर उससे जस्ट बड़ा चाहते हो 3 इलेक्ट्रॉन, तो 4.8 × 10⁻⁻, यानी 1.6 और 3.2 के बीच कोई भी नंबर ले लो, वो पॉसिबल नहीं है। जो बात बोल रहे हैं समझ रहे हो ना? चार्ज जब भी होगा तो कम से कम इतना, या उसके बाद इतना, उसके बाद वही 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से। तो देखो, जब कोई भी क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर टर्म के मल्टीप्लिकेशन में होता है, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में होता है, जैसे चार्ज जब भी होगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 इस तरह से, तो उसको फिजिक्स में क्वांटाइज्ड बोला जाता है। ऐसा जो भी क्वांटिटी जो प्रत्येक वैल्यू को नहीं, चार्ज कंटिन्यूअस नहीं होता है, चार्ज हमेशा डिस्क्रीट नेचर का होता है। डिस्क्रीट समझते हो ना? अलग अलग वैल्यू को रखता है, मतलब हर वैल्यू को नहीं रख सकता। जैसे तुम बोले कि 1.6 इतना कूलम, एक काम कीजिए ना 1.7 इतना कूलम, 1.8 इतना, बोलेंगे कि नहीं, ये सब भले तुम लिख लो, मान लो ऐसे ही, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल तो इसके बाद तो इसी का नंबर आएगा, फिर इसी का नंबर आएगा। तो जब भी कोई भी क्वांटिटी किसी फिक्स टर्म के मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उसको क्या बोला जाता है? क्वांटाइज्ड। और जो मिनिमम वैल्यू होता है उसको क्वांटा बोला जाता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि मास, जैसे चार्ज क्वांटाइज होता है, क्या मास भी क्वांटाइज होता है? तो बोलेंगे कि देखो, मास भी क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन मास का क्वांटा क्या है ये हम लोगों को अभी तक मालूम नहीं है, यानी उसका मिनिमम वैल्यू क्या लें ये हम लोगों को अभी तक जानकारी नहीं। ठीक है, लेकिन चार्ज का क्वांटा क्या है वो मुझे मालूम है, वो इतना है। तो चलो लिखेंगे अगले पॉइंट में। कौन सा पॉइंट लिखा? 4th पॉइंट ना? लिखेंगे चार्ज इज ऑलवेज quantized because it is integral multiple of the charge of electron और प्रोटॉन। यानी चार्ज जब भी होगा प्लस माइनस n इंटू ई, n का मतलब है 1 2 3 और e का मतलब आप समझ ही रहे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। The quanta of charge is the charge of electron or proton।
क्वांटा का मतलब हुआ कि वो कम से कम वैल्यू जिसके थ्रू चार्ज को हम बढ़ा घटा सकते हैं, वही मिनिमम वैल्यू को क्वांटा बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हुआ वही चार्ज का क्वांटा है। ठीक है, चलो हम लोग एक बार अभी तक की 4 पॉइंट जो लिखे थोड़ा उसको याद करते हैं। लिखते भी रहो, सुनते रहो, हो सके तो बोलो भी। पहला पॉइंट पढ़े, चार्ज जो है 2 तरह का होता है, क्या? पॉजिटिव एंड निगेटिव। दूसरा पढ़े, चार्ज स्केलर होता है। तीसरा पढ़े कि चार्ज कैरियर जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होगा। और चौथा हम लोग पढ़े कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होगा। देखो पिछले 20 साल का क्वेश्चन देखोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, एक्सप्लेन करो, या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को लिखो। ठीक है, अब देखो जी, अब हम लोग बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर टोटल चार्ज है 10 कूलम, सपोज करो। इसको हम 3 भाग में बांट दिए। ठीक, सपोज करो ये है 2 कूलम, ये है 2 कूलम, ये क्या हो गया 6 कूलम। तो तुम 3 भाग में बांटो या 3000 भाग में बांटो, उससे क्या चार्ज का वैल्यू बदल जाएगा? नहीं। दूसरी बात जानना, जैसे मान लो 2 ठो स्फीयर है, इस पर चार्ज है Q और इस पर चार्ज है 0। दोनों मेटल स्फीयर है और दोनों का रेडियस मान लो इक्वल है। ठीक ना, मेटल स्फीयर्स। अब तुम क्या किए, दोनों को कांटेक्ट में ला दिए। जब दोनों को कांटेक्ट में लाओगे और दोनों जब साइज में बराबर है, तब ये चार्ज का शेयरिंग कर लेता है। तुम क्या देखोगे, Q/2 इस पर, Q/2 इस पर, लेकिन टोटल चार्ज अभी भी Q के Q है कि नहीं? बोलो। यानी कि चार्ज जो है ना वो हमेशा कंजर्व होता है। नेचर जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बना दिया है, तुम नया कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनाने वाले नहीं हो। हाँ, तुम जरूर ये कर सकते हो, कोई न्यूट्रल, मान लो मेरा दोनों हाथ न्यूट्रल है, रगड़ दिए, इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया तो निगेटिवली चार्ज, और ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। जैसे अगर ग्लास रॉड, ठीक ना, ग्लास रॉड है और सपोज करो ये सिल्क क्लॉथ, सिल्क है। बहुत बार तुम देखते हो जाड़े के दिन में जो ऊनी कपड़ा वगैरह खोलते हो तो अचानक जो है कभी कभी तो आवाज़ भी आता है, करंट वरेंट भी हल्का फुल्का लगता है, नहीं? अरे महसूस हो सकता है ना। या कभी कभी तुम देखोगे कि गए अचानक कोई मेटल को छुए, लगा थोड़ा सा स्पार्क जैसा हुआ, जबकि वो कोई सोर्स से जुड़ा हुआ नहीं। तो देखो होता क्या है, अब इस ग्लास रॉड को तुम सिल्क के अगेंस्ट जब रब करोगे, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड
अगेंस्ट द सिल्क, तब देखोगे क्या कि ग्लास रॉड जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और सिल्क जो है वो कैसा चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। तो टोटल चार्ज तो दोनों का जीरो था, लेकिन अब ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया। तो बोलेंगे कोई बात नहीं, अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज हो गया तो इस पर माइनस क्यू चार्ज हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो क्या रहेगा, जीरो के जीरो। यानी चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा जैसे एनर्जी कंजर्व होता है। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, टोटल चार्ज of an isolated system remains conserved like energy conservation। देखो अभी तक जो कुछ भी पढ़े हो तुम में से ज़्यादातर बच्चों को याद हो गया है। अगर हम खड़ा करके पूछें तो भले थोड़ा नर्वस होगे कि हाँ थोड़ा खड़ा होने पर नर्वसनेस आता है, लेकिन हर कोई जवाब देगा। इसलिए क्योंकि एक तो फर्स्ट डे का क्लास है, 12th का, कंसंट्रेशन लेवल सबसे ज़्यादा है, और ऐसे भी हम लोग धूमधाम से उद्घाटन में बहुत विश्वास रखते हैं, है ना। कोई भी चीज़ को स्टार्ट करना हो तो नारियल वारियल पूरा जो है व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं। लेकिन तुम ये जानो, कहा गया अंत भला तो सब भला। शुरुआत में 5 ओवर में तुम बना दो 100 रन, अब मैच हार जाओ तो क्या फ़ायदा हुआ। वो 100 रन भी जो है वो बहुत खुशी नहीं दे पाता है कि नहीं। तो इसलिए ज़रूरत होता है कि जो हम रिदम अपनाए हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह में तो कभी नहीं रहना है, ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह नहीं। उत्साह होना चाहिए क्योंकि एक मरा हुआ आदमी कोई जंग नहीं जीत सकता, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। जब तुम एक स्ट्रैटेजिक बेस्ड वर्क करते हो, प्लानिंग के तहत काम करते हो, तो सफलता का जो चांस है वो अपने आप बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना कि हम थोड़ा कूल रहें और अपने वर्क को करते रहें। देखो बहुत बार तुमको डराने के लिए बहुत से बात कहा जा सकता है। तुमको मालूम है नीट कितना बच्चा दे रहा है, 20 लाख। इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम कितना बच्चा दे रहा है, इतना लाख। ठीक है, वो कहने की बात है। वो 20 लाख जो नीट दे रहे हैं वो तो फॉर्म भरे हैं, उसमें कितने लोगों ने सही ढंग से प्रिपरेशन किया है ये सोचना है। और फिर तुमको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये मत सोचो किसी की इतने लोग हैं, हमारा कहाँ इतना टॉप कैसे पोजीशन हो सकता है, ये सब सोचो ही मत। बस अपना काम करो। एक प्लानिंग के तहत हमेशा काम करोगे, तुम देख लोगे ज़्यादा नहीं, रिजल्ट तो बाद में आएगा। 1-2 महीना में ही तुम्हारा जो मानसिक अवस्था उसमें बहुत सुधार हो जाएगा। कभी कभी जैसे तुम दोस्तों से कटने लगते हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास पढ़ाई को लेकर के एक रणनीति बन गया और तुम एकदम फुल कंसंट्रेशन में आ गए, तो तुम दोस्तों से कटने लगते हो। तो जाहिर है दोस्त तो असहज होंगे ही कि कट काहे रहा है, तो वो भी गेस करता है। गेस करने में बहुत तरह का वो गेस करेगा कि काहे कट रहा है। उसमें वो ये भी एक गेस करेगा कि लगता है खिसक गया है,
और नहीं तो नहीं लगेगा, तो जानबूझ करके हवा उड़ाएगा कि कभी तो आ करके फिर से शामिल हो, तो बिल्कुल नहीं। देखो तुम जानो, तुम अगर ज्ञान को प्राप्त हो चुके हो, तुमको अगर बुद्धत्व मिल गया है, तो तुम ज़्यादा लोगों को सोचो मत। हाँ, वो लोग भी तुम्हारे नज़दीक आएंगे और तुमसे ज्ञान हासिल करेंगे, लेकिन उन पर अभी दया रखो। वो तुम पर बहुत कमेंट करेंगे। तुम रास्ता चलोगे तो कहेंगे देखो बिहार टॉपर जा रहा है, अब की आईटी में यही टॉप करेगा। वो इसलिए करेगा कि किसी भी तरह से तू वापस आओ, हमारी ही जैसे बनो, है कि नहीं। तुम ही सोचो, तुम 5 दोस्तों का एक ग्रुप है और जल्दी कोनो पढ़ता नहीं हो, मान लो 1 मिनट के लिए, और अचानक एक दिन रात पढ़ने लगे, तो बाकी असहज होता है कि नहीं होता। 5 दोस्तों का ग्रुप है और 4 सिगरेट पीता और 1 नहीं पीता है, तो चारों का हमेशा कोशिश क्या होता है, कहता कुछ नहीं, अरे साथ देने के लिए 1 फूंक मार लो, क्या दिक्कत है कि नहीं। उससे भी नहीं कहता तो कहता अरे बच्चा ही मैगी खाए वाला है, समझा, ये हॉर्लिक्स वाला बच्चा है, तो उसको जानबूझ करके जो है ना उसको पिंच करेगा कि जिससे कि उसको भी कहेगा लाओ लाओ तो हम पी के दिखा देते हैं, तो सिगरेट का हम गांजा पी के दिखा देंगे, भांग खा के दिखा देंगे, है कि नहीं। बिल्कुल नहीं, वो थोड़ा तकलीफ में आ ही जाता है। जानते हो ना कि जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, और जब टॉप करता है तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए ये रूल है। तो कौन चाहेगा कि मेरा दोस्त टॉप कर जाए, क्योंकि फिर जीवन भर के लिए उलाहना घर में माँ देते रहेगी कि एक तोरे साथे रहता था ना, देखो कहाँ गया, अरे तुम्हारा है ना। इसलिए बस जानो। हाँ जी, अब जो है एक टर्म है कि चार्ज जो है ना इनवेरिएंट होता है या इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम होता है। इसका मतलब क्या है, देखो जो रुका हुआ चार्ज, मान लो अगर 5 कूलम का है, रुका हुआ चार्ज अगर 5 कूलम का है, तो चार्ज अगर मोशन में आ जाएगा तो उसका वैल्यू बदलता नहीं है, वो 5 ही कूलम का रहेगा। वो एक्सेलरेशन में भी आ जाएगा तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन अगर मास का बात किया जाए तो जो रिलेटिविस्टिक थियरी है आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया, वो थियरी कहता है कि जब ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आता है तो उसका मास जो है वो वेरी करने लगता है इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए। यानी याद रखना, मास रिफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, रुका हुआ है तो अलग हो जाएगा। यहाँ m0 जो है ना वो रेस्ट मास है, रुका हुआ मास है। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है और वो 2 kg है तो v स्पीड से चलने लगेगा तो उसका मास बदल जाएगा। ये अलग बात है। यहाँ c का मतलब तो समझ रहे हो ना, c का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा ना होता है, तो c का वैल्यू अक्सर v से बहुत ज़्यादा होता है। अब 10 मीटर पर सेकंड से तुम फेंक दिए कोई पत्थर को, तो यहाँ 10 लिखे और यहाँ 3 × 10⁸ तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.000000 कुछ आएगा, तो निगलिजिबल ही ना हो जाएगा, बोलो। तो इसलिए थोड़ा मोड़ा वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कहे कि हम जो है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी का हाफ कर दिए, यानी v हो गया c/2, तब उस केस में मास बदल जाएगा। समझ रहे हो, मास बढ़ जाएगा। जितने ज़्यादा स्पीड से चलेगा मास उतना ही ज़्यादा। लेकिन चार्ज को रिफरेंस फ्रेम से कोई लेना देना, चार्ज रेस्ट में रहे या मोशन में रहे उसके वैल्यू में चेंजिंग नहीं हो। तो चलो अगले पॉइंट में लिखेंगे। नेक्स्ट कितना पॉइंट नंबर है? 6। लिखो, चार्ज इज independent
या इनवेरिएंट भी बोलते हैं, ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, इसका मतलब हुआ कि चार्ज का जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगा, चाहे चार्ज रेस्ट में हो या मोशन में। लिख ले इसे में, दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज remains constant either it is in rest or in motion, either it is in rest or in motion। ठीक ना? अच्छा एक बात बतलाओ, +5 कूलम चार्ज और -5 कूलम चार्ज में बड़ा कौन है? +5 कूलम चार्ज और -5 कूलम चार्ज में बड़ा कौन है? तो तुम ये बोलना कि वो दोनों इक्वल है। चूँकि दोनों का नेचर अलग अलग है इसलिए एक को प्लस कहा जाता है और एक को माइनस। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नेचर एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन को माइनस कह दिया गया तो प्रोटॉन को प्लस। ऐसा नहीं, अगर शुरू से ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉन है प्लस और प्रोटॉन है माइनस, तब जो है हम लोग यही बोलते कि प्रोटॉन पर नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव। इसलिए प्लस और माइनस साइन लग जाने से चार्ज का वैल्यू ज़्यादा और कम नहीं हो जाता। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ गए? तो देखो अभी तक जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ को पढ़े। अच्छा एक चीज़ और भी इसमें लिख लिया जाए, स्टार दे करके नीचे लिख लें, मास डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। मास वेरीज विथ द स्पीड, और इसको लिख लें। हालांकि इसका हम लोगों को ज़रूरत नहीं है इसीलिए स्टार अलग से दे दिया, मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है? अब देखो प्रॉपर्टीज तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि दो चार्ज जो सेम नेचर का हो, लाइक चार्जेज हो, तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अनलाइक चार्जेज होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये भी एक प्रॉपर्टीज है कि नहीं? तो सेवन नंबर पॉइंट में लिखें, like charges repel each other and unlike charges attract each other। ठीक है? अब देखो जो स्टार्ट में ही बोले थे कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और जब चार्ज में एक्सेलरेशन आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों प्रोड्यूस। लिखो, अगले पॉइंट में लिखेंगे स्टैटिक चार्ज पार्टिकल, स्टैटिक चार्ज पार्टिकल produces electric field, produces electric field। ठीक है, कॉमा, charge particle moving with, charge particle moving with constant velocity, constant velocity produces electric field and magnetic field both, and accelerated charge particle, charge particle produces electric field, magnetic field and electromagnetic waves। ठीक है, ये चार्ज के प्रॉपर्टीज को तो हम लोग लिख लिए। अब इस बात को याद कैसे करें? देखो, एक टेक्निक होता है जिसको निमोनिक्स बोला जाता है। शायद सर्च करना, तुम लोग तो मोबाइल ज़्यादा देखते हो। निमोनिक्स टेक्निक जो है वो तुमको याद करने का एक वैकल्पिक मेथड देता है। जैसे कोई चीज़ मुझे याद रखना है तो तुम थोड़ा सोचो कौन चीज़ हमको ज़्यादा याद रह पाता है, जो थोड़ा विचित्र हो, थोड़ा डिफरेंट हो, वो बात हमको याद रहता है। जैसे तुम बिल्ली जो है बाउंड्री वाल से कूद गई, वो बात तुमको बहुत दिन याद नहीं रहता है, क्योंकि बहुत बार तुम बिल्ली को कूदते ही देखे हो। लेकिन आदमी कूद जाए तो तुमको दिखाई बहुत दिनों तक याद रहता है। आप थोड़ा ऐसा समझो कि तुम घर से निकले सब्जी खरीदने के लिए और माँ जो है तुमको लिस्ट बना करके दी, बोली किसे कि बेटा ये चीज़ ले लेना, तो तुम बोला कि अरे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हमको हम याद है हमको। तो जैसे बहुत बार हुआ कि गए वहाँ कुछ भूल गए और कम ही सामान लेकर चले आए। अब जैसे थोड़ा समझो इसको, जैसे वो तुम्हारी माँ बोली कि बेटा आलू ले लेना, टमाटर ले लेना, नींबू ले लेना, मिर्चा ले लेना, है ना, चलो धनिया का पत्ता ले लेना, गोभी ले लेना। ठीक, अब तुम ऐसे सोचो कि तुम मार्केट में पहुँचे हो और वहाँ जो है एक टमाटर का भरा हुआ ट्रक उल्टा हुआ। पहले ही से कहानी एक बनाओ मन में। और तुम जो है अपने गला में नींबू और मिर्चा के माला पहने हुए जा रहे हो। एक बनाओ, ऐसा पहन के मत जाओ, बनाओ, मन में सोचो। और जहाँ टमाटर पूरा गिरे हुए है, बगल में कोई आलू बेच रहा था, उसी के ऊपर चढ़ गया। तो देखो, तुम अगर एक कल्पना कर लिए
तो जो कहानी तुम दोबारा रिमाइंड करोगे ना, तो वो टमाटर के ट्रक और आलू दबा हुआ और गर्दन में मिर्ची और नींबू धनियो लटका लो, तो तुम्हारा जो है वो भूलने को नहीं है। तुम बात लिखो या मत लिखो, अपने ही पे सेट कर लो। ये तुमको बता रहे हैं, ये निमोनिक्स टेक्निक है एक। मतलब ये तो हम उदाहरण के लिए मतलब ऐसा फनी उदाहरण दे रहे हैं। मैंने कहने का मतलब ये जानो कि हम इस तरह से चीज़ों को याद कर सकते हैं। हमको बढ़िया जल्दी याद ही नहीं होता, बहुत टफ वर्ड है, तो उसको भी तो देखो अब बता रहे हैं। जैसे मान लो तुमसे कोई कहा चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे टेक्निक डेवलप करते हैं। बोलेंगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड कॉमा कंजर्व्ड इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, पॉजिटिव नेगेटिव एंड स्केलर। सपोज करो एक लाइन हम याद किए, देखो कितना प्रॉपर्टी याद हो गया। क्वांटाइज्ड तो लिखेंगे ना, अलग अलग ना पॉइंट में लिखेंगे, एक ही में थोड़े लिखेंगे। क्वांटाइज्ड होता है, कंजर्व होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ, 3 ठो तो मेन प्रॉपर्टी लिख लिए और 2 ठो ये भी प्रॉपर्टी लिख लेते। एक ही बार में 5 प्रॉपर्टी आ गया कि नहीं। तुम चाहोगे तो अपने से कुछ और सेंटेंस बना लो। यानी कि जब तुम अपना कॉपी को रिवीजन करना, साथ में एडिशनल एक पेज रखना, और क्या बात मुझे याद रखना है और किस तरीके से याद रखना है, उस कॉपी में उस पेज को अटैच कर देना। भले वो छोटा सा पुर्जा ही हो, अटैच कर दिए। पूरा एक पेज पढ़ने की कोई ज़रूरत रहा ही नहीं। हमको जो है 5 लाइन में हम लिख दिए हैं। अरे जैसे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो क्वांटाइज है तो पूरा हम एक्सप्लेनेशन न किए हैं, लेकिन तुमको 1 मिनट में समझ में आ गया ना कि क्वांटाइज, कंजर्व है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, पॉजिटिव नेगेटिव स्केलर, या इसी में बोलेंगे स्टैटिक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता। मैंने जो भी हो तुम इसको बना लो एक सेंटेंस में, और कोशिश करो, नहीं तो 2 सेंटेंस बना लो। समझ गया। देखो एक चीज़ और कहा जाता है कि डायग्राम के हेल्प से जब पढ़ते हैं तो कोई चीज़ जो है हमको ज़्यादा याद रहता है। जैसे देखो जी, एक आदमी वो रेस्ट में, ठीक है, और इस पर प्लस क्यू चार्ज। एक दूसरा आदमी दौड़ रहा है v वेलोसिटी से। एक तीसरा आदमी ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसके भी सिर पर क्यू चार्ज। तो यहाँ लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो अगर फोटो के द्वारा पढ़ाया जाए तो ज़्यादा याद हो जाता है, ठीक ना, दिमाग में बैठ जाता है। वो दिमाग में आदमी का फोटो दिखाई पड़ रहा होता है, या जो भी हो, कोई जानवर का फोटो बनाए, जैसे बनाए, जो कुछ भी करे, ठीक है। देखो एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। कोई स्टूडेंट बोलेगा स्पेसिफिक चार्ज क्या है? स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं? जैसे तुमसे कोई पूछे कि प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या है, तो देखो याद रखना, प्रोटॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय मास, उसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट के चार्ज में उसके मास से डिवाइड कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। तो चलो लिखेंगे, हेडिंग दो, स्पेसिफिक चार्ज। लिखो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the ratio of electric charge and mass of the particle
mass of the particle is called a specific charge. ठीक ना, याद रखना Q बाई एम को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। अब थोड़ा सोच के बताना, स्पेसिफिक चार्ज रिफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? सोच के बोलो, ये रिफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? माने रुका हुआ चार्ज हो और मोशन में चार्ज हो तो बदलेगा कि वही रहेगा? तो बोलेंगे चार्ज तो नहीं बदलेगा लेकिन मास बदल जाएगा ना, तब तो जाहिर है। याद रखना, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड। ठीक ना, नीचे लिख लेना स्टार दे करके, स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोगों को पढ़ना है कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, ESU में EMU में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक ना, इसी में एक क्वार्क्स भी टॉपिक है, उसके बारे में बतलाएंगे। फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है, ये सब सिखाया जाएगा। आज इतना है। ठीक।